Hello everyone, my name is Rahul Kumar Bagadia and I secured All India rank 17 in Indian Statistical Examination 2022 which is conducted by Union Public Service Commission. मैं बेसिकली सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ एंड आई डिड माई बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड मास्टर्स इन साइंस स्टैटिस्टिक्स बोथ फ्रॉम रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और currently I am pursuing my PhD program from University of Rajasthan and I also have a work experience of a data analyst in a multinational company. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएस और इंग्लिश के पेपर में, जो कि सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 20 से 30 मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आपका अदर स्टैटिस्टिक्स का पेपर ख़राब जाता है तो उस केस में आपको एडवांटेज रहेगा कि आपके पास 20 से 30 मार्क्स आपको एडवांटेज रहेगा। तो इसकी बेटर स्ट्रेटजी के लिए आपको पहले जीएस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस अगर आपका जितना अच्छा होगा इंग्लिश आपका वैसे ही अच्छा बनेगा। क्योंकि आपको ऐसे राइटिंग लिखना है, उसमें आपको जो 5 ऑप्शन होंगे ऐसे राइटिंग में, उसमें से एक ऑप्शन आपको जीएस के किसी भी टॉपिक से जो आपने पढ़ा है, करंट का है, उसमें से आपको एक टॉपिक मिल ही जाएगा जनरली। तो उसको आपको अलग से सेपरेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल और अदर क्वेश्चंस की, उसमें भी आपको वोकेबलरी वगैरह इंप्रूवमेंट मिलेगा। आइटम फेज के क्वेश्चन में आपको इजी रहेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जीएस के प्रिपरेशन के लिए तो ये आपके इंग्लिश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश वाले पेपर की स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं जीएस वाले पेपर पे फोकस करता हूँ कि उसमें क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, एक दूसरा सेक्शन होता है जियोग्राफी का, तीसरा होता है इकोनॉमी का और चौथा सेक्शन होता है पॉलिटी का। अब इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी उसी सेक्शन में आ जाते हैं। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई करंट इश्यू है तो वो इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करंट इश्यू है तो वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आ जाएगा। अगर हम जीएस में पहले सेक्शन अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन एंसेंट हिस्ट्री से, 2 मेडिवल हिस्ट्री से और 2 मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। बेसिकली इन क्वेश्चंस की आपको तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं एंड अदर जैसे साइट हैं आईएएस बाबा या इनसाइट आईएएस, इन सब पे जो आंसर राइटिंग है बेसिकली सिविल सर्विस के जो लोग कर रखे उनके आंसर्स आप देख सकते हैं या उनके आंसर्स आप वहाँ से रीड कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने लिख रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी टॉपिक में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो टॉपिक अगर करंट में है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले इंडस सिविलाइजेशन का कोई इश्यू था कि नया कुछ फाइंड हुआ है, तो वो आपको उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है और बेसिकली ब्रीफ आपको सब पढ़ना है उसमें। तो आप एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ सकते हैं। पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं और अदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी अनअकैडमी के भी लेक्चर हैं जो मैराथन क्लासेज हैं, उसमें बेसिक डिटेल है 11th और 12th की, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह, जो जुडिशियल सिस्टम है, अभी रिसेंट में जो कोलिजन सिस्टम और गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में लास्ट ईयर अभी यही क्वेश्चन आया था कि कोलिजन सिस्टम के बारे में क्या वो है, इसकी क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यूज़पेपर के टच में रहना है। जो मुद्दे पॉलिटी वाले अभी रिसेंट में चल रहे हैं वो आपको वहीं से प्रिपेयर करने हैं। और दूसरा हो गया जैसे इलेक्शन कमीशन एंड अदर बॉडी जो हमारी गवर्नमेंट के, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश वाले पेपर पे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है ऐसे राइटिंग 800 वर्ड्स में। तो उसमें आपको 4 to 5 ऑप्शन रहते हैं। उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली एक ऑप्शन जो आपने जीएस में जो स्टडी करी है उससे रिलेटेड आपको मिल सकता है, तो वो आपको इजी रहेगा। अगर आप जीएस में जो इकोनॉमी वाले और पॉलिटी वाले टॉपिक हैं उनसे आपको एक ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, आप जो अगर लास्ट 4-5 ईयर का स्टडी करोगे तो उसके लिए आप एक एसपी बख्शी वो जो बुक है वो भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे, पहले आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि कैसे हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में क्या एडवांटेज लिखने हैं, क्या डिसएडवांटेज लिखने हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या अदर एस्पेक्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट क्या इस चीज़ के लिए स्टेप उठा रही है। जैसे अभी अगर मैं मेरे वाले पेपर की बात करूं तो उसमें एक वो था कि
इंडिया के जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो अभी भी बहुत कम है स्पोर्ट्स में। तो इसके क्या रीज़न है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई है, क्या क्या नहीं चलाई है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके प्रति आप क्या कर सकते हैं एज ए इंडियन नागरिक, और एज ए अगर आप पोस्ट होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप नए उठाए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका टारगेट यही होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, तो उसमें आपको, और फिर इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है अब तक, और इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या है इसके, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब आते हैं मेजर पोर्शन पे, जो स्टैटिस्टिक्स, कोर स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आपको 4 पेपर देने होते हैं। तो अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स के पहले पेपर पे, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 हार्स का होता है। इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, पहला प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड का, तीसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर का। पहले 2 सेक्शन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल मेथड है, उसके लिए मैंने FMS फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फॉलो करी है, जो VK कपूर एंड SC गुप्ता वाली बुक है। और जो दूसरे वाले सेक्शन है उसमें जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए SC सक्सेना, और कंप्यूटर वाले सेक्शन के लिए मैंने रीमा थरेजा एंड कुछ पार्ट बाला गुरुस्वामी का फॉलो करा है। अगर पहले पेपर में बात करें तो उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन FMS से डायरेक्ट मिल सकते हैं, जिसमें आपको वैल्यू भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर दूसरी बुक भी फॉलो करो तो अच्छा है, लेकिन FMS आपको अच्छे से वो याद होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए FMS के बारे में। और कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले सेक्शन में SC सक्सेना के आज तक का जो पास रिकॉर्ड रहा है, उसमें SC सक्सेना के क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं एज इट इज़, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसमें रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको जो लास्ट ईयर के 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको पूरे प्रिपेयर रहने चाहिए। कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको जैसे बाइनरी वगैरह, इन सब के लिए रीमा थरेजा वाली बुक में ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है या अदर मेमोरी वाला पार्ट है, उसमें आपको बाला गुरुस्वामी से पढ़ सकते हैं आप। अब हम आते हैं सेकंड पेपर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप 150 या 160 तक स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 200। तो इस पर्पज़ से आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली इन्फ्रेंस आएगा, लीनियर मॉडल आएगा और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो इसमें आपको टाइम के साथ ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा, बट आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन पे जैसे इन्फ्रेंस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें 50, और बाकी जो 30 क्वेश्चन, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन होंगे वो आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और लीनियर मॉडल से मिलेंगे। तो जो लीनियर मॉडल वाले क्वेश्चन होंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल स्टैट्स वाले क्वेश्चन होंगे वो आप 4 से 5 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़्यादा स्कोरिंग करने के लिए आपको इन्फ्रेंस पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना पड़ेगा। इन्फ्रेंस के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, गौन गुप्ता, दास गुप्ता, एंड जो ये FMS का, इसमें भी 2 चैप्टर आपको जो शॉर्ट हैं, लेकिन वो भी इसमें जो पीछे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से। एंड इस पेपर में आपको ज़्यादा फोकस करना है लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, क्योंकि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड करते हुए अगले पेपर में आपको मिलेंगे। और FMS कहने से मेरा मतलब है कि FMS में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बाकी सारी किताबों से क्वेश्चन लिए हुए हैं और वो सारे लास्ट में वो लगा रखे हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन FMS में मिलेंगे। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए आप मोस्टपी की साइट देख सकते हैं, और जो अदर टॉपिक हैं जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एग्रीकल्चर सेंसस, और जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से अदर डेटा हैं वो उनकी अलग अलग सेपरेट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सारी ऑनलाइन PPT भी मिल जाएंगी कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक सिस्टम पे जो PPT हैं, और जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ब्रीफ जिस्ट जो होती है वो सारे जो सर्वेज होते हैं और जो मोस्टपी के जो रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारी मिल जाएगी। तो आप एनुअल रिपोर्ट इसके लिए पढ़ सकते हैं। सैम्पलिंग के लिए आप विलियम जी कोकरान फॉलो कर सकते हैं सैम्पलिंग टेक्निक के लिए, और जो सलभ सर के नोट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सलभ सर के नोट्स में आपको ये पहले डिसाइड करना है कि कौन कौन से डेरिवेशन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसमें अदर डेरिवेशन भी हैं वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसलिए आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है।
और जो चीज़ें भी पढ़नी है आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम ये थर्ड डे एग्ज़ाम होगा, उसमें आप पहले ही 2 दिन थक चुके होगे, क्योंकि आपको सेंटर जाने के लिए पहले 1 घंटा जाना पहले पड़ेगा, उसके बाद में आपको सेंटर से आने में 1 घंटा लगेगा और बीच में 2 घंटे का ब्रेक, 3 6 घंटे 8 घंटे आपको रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको उस टाइम आपका दिमाग कम काम करेगा, जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन आपको आपका हाथ मूवमेंट चलना रुकना नहीं चाहिए, दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है लेकिन हाथ चलना रहना चाहिए। और थर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा इश्यू होता है कि ये लेंथी बहुत रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड इम्प्रूव करनी है। और स्पीड इम्प्रूव करने के लिए एक ही चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 से 15 बार आपने रिटर्न लिखा है तो कहीं कहीं आपको अटक भी जाओगे, तो आप उस स्टेप को स्किप करके अगले वाले स्टेप लिख दोगे। एक स्टेप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप गलत लिखोगे तो इम्पोर्टेंट है, अगर स्किप कर दिया और आगे वाले पे आ गए तो इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उसी पे अटके रहे तो आपको टाइम वाला इश्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं हम इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट पे। इकोनोमेट्रिक्स पार्ट के लिए आप दामोदर दास गुजराती फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो सलभ सर के जो नोट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है एटलीस्ट वो सारे टॉपिक आपको टच करके जाना है। ये सारे टॉपिक ना ही तो आपको सलभ सर के नोट्स में मिलेंगे, ना ही आपको दामोदर दास गुजराती में मिलेंगे। अगर 1-2 टॉपिक अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ने पड़ रहे हैं, जैसे 3SLS, ये सारे टॉपिक उसमें नहीं मिलेंगे आपको, तो ये सब भी आपको साथ में देखना है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है नोट्स के हिसाब से जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इसमें आप देख सकते हो जैसे कि मल्टी कोरिलेटी, ऑटो कोरिलेशन या फिर हेटेरोस्क्लेरोसिटी, इसके आपको 6 रेमेडी मिल जाएंगे, 6 डिटेक्शन मेथड मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से देखोगे तो उसमें हर बार 2-3 मेथड के बारे में वो पूछता है कि आप कोई भी 2 मेथड बताओ या जो एक फेमस मेथड है वो बताओ। तो आपको सारे मेथड ना याद करके आपको उन्हीं 2 या 3 मेथड आपको हर उसमें पढ़ने हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने NPTEL से पढ़ाई करी है, जो IIT कानपुर के प्रोफेसर अमित मित्रा एंड उनकी मिसेज शर्मिष्ठा मित्रा, उनके जो नोट्स हैं या फिर उनके जो वीडियो लेक्चर हैं वो देखे हैं। साथ में जो मेरे मास्टर्स के नोट्स हैं, जो तरुणा मैम के जो DU के नोट्स हैं वो मैंने देखे हैं। और साथ में जो टॉपिक वहाँ से भी नहीं कवर हुए उनके लिए मैंने बुक है जो एंडरसन है वो फॉलो करी है, क्योंकि जो एंडरसन वाली बुक है वो बहुत लेंथी बुक है। अच्छी बुक है, आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो डेरिवेशन आपको याद रखने हैं, बेसिकली जो मल्टीवेरिएट में जो डेरिवेशन है, जिनके नोटेशन है, वो जिस बुक से आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपके लिए ईजी है, उससे आप ट्राई कीजिए। इसका दूसरा पार्ट है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मैंने FAS जो गुप्ता कपूर आती है वही मैंने फॉलो की है, और इसमें एक दो टॉपिक जो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन वगैरह नहीं है वो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। इसी पेपर का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑप्शन है मेरा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मैंने बेसिकली FAS जो गुप्ता कपूर की है वो फॉलो की है, और जो टॉपिक इसमें जैसे कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल थोड़े से कम है और स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन है वो मैंने दूसरी बुक से फॉलो करा है। इसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स भी देखे हैं तनुजीत सर के। अब हम बात करते हैं जो इंटरव्यू में जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी है उसके बारे में। बेसिकली जो आपको मिनिमम आपको 2 मंथ मिल जाते हैं, कई बार 4 मंथ तक एक्सटेंड भी हो जाता है इंटरव्यू, लेकिन आपको मिनिमम 2 मंथ आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम के बाद में, क्योंकि पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी आएगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपको 2 मंथ का टाइम मिलेगा। तो इसमें आपको बेसिकली आपको डेप्थ पे ज़्यादा फोकस रखना है। डेप्थ में आप जो चीज़ें मेंशन करते हैं, आपने जो आपके जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, या आपने जो अभी तक मेडल आपने अचीव करे हैं, या बेसिकली आपने जहाँ से कॉलेज से, जैसे कि मेरा कॉलेज का नाम रामजस कॉलेज है, तो ये रामजस कॉलेज, ये रामजस कौन था, ये किसके नाम पे कॉलेज का नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें जो आपके बेसिक इन्वायरमेंट से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए फोकस करनी है। इसके अलावा जो चीज़ें फोकस करनी है आपको, स्टैटिस्टिक्स मेजर पोर्शन है, दूसरा मेजर पोर्शन है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा मेजर पोर्शन है आपको करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो बायजू IAS का ना रोज़ का 30 मिनट का
एडिटोरियल आता है एक्सप्लेन, तो उसमें आप फोकस करिए कि आप जो इकोनॉमी वाले या जो आपके डेटा से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं वही आप रीड करें। अब इंटरव्यू में मोर इम्पोर्टेंट होता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इन दोनों को आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर करंट अफेयर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बड़ा इश्यू नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक क्वेश्चन और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि क्या इनकी मेथडोलॉजी है, इस मेथड को यूज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारे सर्वे पे। बेसिकली जो सारे सर्वे हैं आपको वो सारे रीड करने हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इनके टारगेट हैं और कब तक इनके जो टारगेट सेट करें कि लाइक जो SDG है हमारा उसमें आपको 2023 तक जो टारगेट सेट करें हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है और इनके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से जो कमीशन बनाए या कमेटी बनाई है, और जो MOSPI की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो NSO की एक्टिविटीज़ हैं, साथ में जहाँ जहाँ भी ISS काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री और MHRD, तो इन सब में हमारा क्या रोल रहता है, क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करती है ये सारी मिनिस्ट्रीज, क्या क्या डेटा इनसे निकलता है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है कि कब निकलता है। और बहुत सारे इशू भी रहते हैं करंट में कि कई चीज़ें जो कि सरकार पब्लिश नहीं करती है, तो इन सब का आपको जो कंट्रोवर्सी होती है वो सब भी आपको ध्यान में रखनी है। और हर टाइम आपको एक क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर करना है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में आपको प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंस, इकोनोमेट्रिक्स और सैम्पलिंग के क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो और इकोनोमेट्रिक्स, बाकी आपसे वो वहाँ पे ऑप्शन भी पूछते हैं कई बार कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो, तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपने जो 4 पेपर में लिए हैं वो तो आप प्रिपेयर करके ही जाइए, और साथ में इकोनोमेट्रिक्स और सैम्पलिंग बहुत अच्छे से, साथ में जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन होती हैं और जो कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू में बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत से क्वेश्चन हैं जो नहीं आते हैं, वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, अच्छे प्रोफेसर एक्सपर्ट बैठते हैं, तो आपको सिंपली मना कर देना है कि सर ये मैं नहीं पढ़ पाया, या फिर मैं आई विल रीड अबाउट इट, या आप 2-3 आंसर इसके सोच सकते हैं कि कैसे मुझे सॉरी बोलना है उस वाले केसेस में। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपको 2-3 टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल काम रहना है। अगर आपको 10 में से 8 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो भी बिल्कुल काम रहना है, लेकिन जो 2 आंसर आपको देने हैं वो आपको इनको लगना चाहिए कि हाँ इसने सच में 2 आंसर अच्छे से दिए हैं। अब हम आते हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रिटन एग्जाम में, जिसमें GS और इंग्लिश वाले पेपर में नहीं बट GS वाले पेपर में कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बाकी में उनका स्कोर अच्छा होता है, तो आपको उसको भी प्रॉपर ध्यान देना है GS पे और इंग्लिश पे कि आप अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो भी एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर पा रहे हो। लेकिन अब आते हैं जो मेजर स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें जो पहला पेपर होता है वो इतना स्कोरिंग नहीं होता है, एवरेज 110 मार्क्स 120 मार्क्स इतना होता है। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ पेपर होता है जो आपका ऑप्शनल होता है, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि उसमें आप दोनों पेपर में 130 140 ये सब क्रॉस कर सको। तो थर्ड पेपर होता है वो सबके लिए ही बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत लेंथी रहता है, उसमें स्कोर एवरेज रहता है। बेसिकली सबकी स्ट्रेटजी अलग रहती है, कोई फर्स्ट पेपर में 70 मार्क्स लाता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, और 140 लाता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो सब स्ट्रेटजी आपको मिक्स करके बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा है, मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर आप 6 में से 5 पेपर में एवरेज नंबर लाते हो और एक पेपर में अगर अच्छा ले आते हो तो आपके होने के चांस बढ़ जाते हैं। बेसिकली इसमें सब आपको यही ध्यान रखना है कि सभी पेपर में एवरेज मार्क्स लाने, कम से कम एवरेज मार्क्स तो लाने ही हैं, और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से चूज करना है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। बहुत से लोग डेमोग्राफी और SQC चूज करते हैं, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और फिर उसमें आंसर अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ लिखने में प्रॉब्लम है तो आप
मल्टीवेरिएट एनालिसिस, उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, या फिर डिज़ाइन है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और जैसे कोडिंग वाला पेपर है एक R&C का, तो उन सब के बारे में भी देख सकते हो, लेकिन आप जिसमें भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो आप चूज़ करिए। बेसिकली मैंने IAS की प्रिपरेशन BSc थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली सुधीर सर के अंडर में। उसी के जो IAS की जो प्रिपरेशन थी उसी से मेरा IIT JAM भी हुआ, जिसमें मुझे IIT बॉम्बे से ऑफर लेटर आया। लेकिन मैंने बाद में IIT ना जाके जो मैं DU का जो करिकुलम है वो मुझे लगा कि वो बेटर रहेगा IAS के हिसाब से, मुझे टाइम भी मिलेगा उसमें, उस हिसाब से मैंने DU चूज़ करा। इसके बाद में मैंने यहाँ यशवीर सर के अंडर में गाइडेंस ली, इसमें कोचिंग ली मैंने यहाँ पे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा सिलेक्शन के पर्पज़ से। बाकी लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा DKT को, जिन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेटजी ये सब शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच DKT।